नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। हरियाणा के अंदर कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और इसी बीच कहीं न कहीं इनेलो का ग्राफ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले पूर्व मंत्री संपत सिंह और अब पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा कांग्रेस को छोड़कर इनेलो की तरफ जा रहे हैं। तो इस बीच क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा जब चुनाव था 2024 का, तो बहुत सारे पूर्व मंत्री विधायक दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस की तरफ आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इनेलो की तरफ झुकाव हो रहा है। मेरे साथ बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, क्या लग रहा है, कुछ जो ग्राफ है वो बढ़ेगा? ये तो निश्चित तौर पर मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई एक कार्यकर्ता भी शामिल होता है, एक नया वोटर भी किसी पार्टी में जुड़ता है, तो आप मान के चलिए कि उस पार्टी को फायदा होने जा रहा है। यहां पर तो वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री शामिल हो रहे हैं, तो क्यों नहीं किसी पार्टी का ग्राफ बढ़ेगा। और ये आप देखिए कि ये दौर ऐसा है, चुनाव बहुत दूर हैं, अभी लगभग 4 साल का वक्त है हरियाणा के इलेक्शन में। इस दौर में अगर पलायन हो रहा है तो ये बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं आईएनएलडी के लिए, क्योंकि एक तरह से विपक्ष की निष्क्रियता हम देख रहे हैं। और होता भी है, जब चुनाव दूर होते हैं तो राजनीतिक गतिविधियां थोड़ी ठंडी पड़ जाती हैं। लेकिन इनेलो ने पहले वो रोहतक वाली रैली, फिर उसके बाद संपत सिंह की वापसी और अब एक और पूर्व मंत्री का इनेलो की तरफ जाना हरियाणा की राजनीति में हलचल मचाए रखी है इनेलो की तरफ से। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो इनेलो को फायदा होना यह तय है ऐसी ज्वाइनिंग से, दूसरा कांग्रेस को नुकसान होना यह तय है इस तरह के पलायन से। और ये नुकसान छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। पता है क्यों? क्योंकि इस बार जो 2024 का विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव भी आप देख लीजिए, ये बिल्कुल नेक टू नेक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। और आमने सामने की टक्कर में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 0.5% वोट का फर्क था। और इस फर्क का नतीजा ये रहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है और कांग्रेस 37 सीटों के साथ विपक्ष में बैठी है, 0.5% वोट। अगर इसमें से भी कांग्रेस घटती है तो आप देखिए कि ये 0.5% कितनी वोटों का अंतर डाल सकता है। और अगर उसमें से घटी तो फिर ये 37 से नीचे आने में भी वक्त नहीं लगेगा। और ये बात सभी मानकर चल रहे हैं कि जितना इनेलो ऊपर चढ़ेगी, जितना इनेलो का ग्राफ बढ़ेगा, कांग्रेस को उतना ही नुकसान होगा। क्योंकि बीजेपी का एक वोट बैंक है, वो बंधा हुआ माना जाता है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमने देखा, इस बार का चुनाव तो उसका एग्जाम्पल है कि इन परिस्थितियों में भी जो बीजेपी का पैठ वोट बैंक है उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। बीजेपी का वोट बैंक यूं का यूं, चाहे कैंडिडेट कोई हो, हल्का कोई हो, मुख्यमंत्री का चेहरा कोई हो, वो वोट जो जिधर पड़ना था वो वोट कमल के निशान के ऊपर पड़ा। लेकिन बिखर गया किसका वोट बैंक? बिखर गया कांग्रेस का वोट बैंक, बिखर गई इनेलो। उसका फायदा बीजेपी को हुआ। और अब इनेलो का कुनबा वापस जुड़ रहा है। पुराने धुरंधर, ये भी पूर्व में इनेलो में रहे हैं, लोकदल में रहे हैं ये पूर्व में, मतलब इनकी भी एक तरह से घर वापसी कहा जा सकता है इसको, डॉक्टर वासुदेव शर्मा की भी। अगर इस तरह से वरिष्ठ नेता अलग अलग हलकों के ये वापसी करने लगे तो आप देखिए, इनेलो तो हरियाणा की जड़ों से जुड़ी हुई पार्टी है, इसको उठने में वक्त नहीं लगेगा। मनदीप जी। जी सर, जैसे रैलियां हम देख रहे थे पीछे, जैसे कांग्रेस की रैलियां या फिर चुनाव के दौरान जो कांग्रेस लगातार जारी थी, प्रचार कर रही थी, तो एक बोलने वाला वोट बैंक था। तो ये कह रहे थे कि ये सारा का सारा जो बोलने वाला वोट बैंक है वो कांग्रेस का नहीं है, ये इनेलो का वोट बैंक कांग्रेस में आया है। तो क्या बिल्कुल ये, सही कहा आपने। जी, क्या ये वापस जा सकता है इनेलो की तरफ? क्यों नहीं? क्योंकि देखो, इनेलो का है ना पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल अलग है, कांग्रेस का पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल अलग है, बीजेपी का अलग है। और अगर सिमिलैरिटी कहीं मिलेगी ना आपको, तो वो जो कांग्रेस का पुराना कल्चर था और बीजेपी का जो आज का कल्चर है
वो मैच होता हुआ मिल जाएगा आपको। इनेलो का कल्चर बिल्कुल अलग तरह का है। ये एक रीजनल पार्टी है। रीजनल पार्टी में जिस तरह के नेता, जिस तरह के कार्यकर्ता और जिस तरह की पकड़ होती है वो अलग होती है। एग्रेशन अलग होता है, इश्यूज अलग होते हैं, कार्यकर्ताओं की पूछ, नेताओं की पूछ और फैसले लेने की जो एक नीति होती है वो अलग होती है, राष्ट्रीय पार्टियों में अलग होती है। हुआ क्या है हरियाणा की राजनीति में, अगर मोटा मोटा हम समझे पिछले कुछ सालों में, कि जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो तो शिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ, और जो इनेलो का वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया कांग्रेस की तरफ। और अब वापिस से जब ये लगा कि नहीं, कांग्रेस हार गई, इतना समर्थन करने के बाद भी हार गई, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास डोला है कांग्रेस के ऊपर से। क्या कांग्रेस सक्षम भी है बीजेपी को हराने में, इतना सब कुछ होने के बावजूद? क्योंकि अब की बार तो मुकाबले में कोई तीसरा दल था ही नहीं। जबकि मैं बार बार ये मान के चलता हूं कि लोकतंत्र में अगर एक पार्टी सिस्टम लागू हो रहा है कहीं भी पूरे देश में किसी स्टेट में, तो वो भी लोकतंत्र का तकाजा नहीं है, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और अगर टू पार्टी सिस्टम भी लागू हो रहा है वो भी गलत है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको विकल्प देती है। बहुत सारे विकल्प होने चाहिए आपके सामने, आपके सामने होने चाहिए। आपके सामने बीजेपी है, कांग्रेस है, इनेलो है, कोई और पार्टी जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या निर्दलीय हो, ये विकल्प होने चाहिए। इसका फायदा पता है क्या होता है मनदीप जी? जिस तरह से सरकार को विपक्ष चुनौती देता है, इसीलिए इसी तरह विपक्ष को भी विपक्ष चुनौती देता हुआ नजर आए, ताकि विपक्ष निष्क्रिय ना हो। अगर हरियाणा में कोई एक और ताकत खड़ी होती है तो आप देखिएगा कि कांग्रेस सक्रिय होती हुई आपको नजर आएगी। जब कांग्रेस को ये लगेगा कि देखिए धीरे धीरे ये इनेलो के नेता तो वापस जा रहे हैं और इनेलो का ग्राफ उठ रहा है, तो आप उस टाइम पर कांग्रेस की भी सक्रियता को देखिएगा। 2024 चुनाव से पहले बम्पर ज्वाइनिंग हुई कांग्रेस के भीतर। ले देखो, जिसको देखो वो कांग्रेस में शामिल हो रहा था। शामिल तो हो गए नेता, लेकिन उनको संभाला किसी ने नहीं कि भी कोई आया है पार्टी में, आने के बाद उसकी क्या जिम्मेदारी लगानी है, उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, उसकी ड्यूटी कहाँ, किस हिसाब से, कौन सी कास्ट में, कौन से क्षेत्र में लगानी है, ताकि उसके आने से पार्टी को कोई फायदा तो हो। जो 2, 4, 5 वोट उसके साथ जुड़े हुए हैं वो ये सुनिश्चित तो हो कि वो कांग्रेस को आए। लेकिन इस तरह की कोई मैनेजमेंट, इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था। इसीलिए खास तौर पर जो इनेलो कल्चर के बहुत सारे नेता हैं, उनको ये लगने लगा कि नहीं यार, ये कैसी पार्टी है, आदत नहीं है ना उनको आदत यही है कि अपने सीधे हाईकमान से सीधे बातचीत करने के। और हाईकमान भी उनको आदत यह है कि किसी गांव में कितने कार्यकर्ता हैं ये भी याद हो। चौटाला साहब के बारे में बताते हैं तमाम लोग, अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम उनको मुंह जुबानी याद होता था। कई कई साल के बाद भी अगर कोई मिलता था तो नाम लेके बुलाते थे। तो वर्कर को तो क्या चाहिए, नाम और मोबाइल नंबर याद रहता था। मोबाइल नंबर, फोन नंबर होते थे बल्कि उस टाइम पे, तो वो याद रहता था उनको। लेकिन कांग्रेस में मैं संपत सिंह के जो पलायन था उनके ऊपर जब हम बात कर रहे थे, कांग्रेस में स्थिति यह है कि इतने पुराने नेता को, इतने बार के विधायक, पूर्व मंत्री रहे, उन्हें जाते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना पड़ रहा है कि सर मैं आपकी पार्टी में था और मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, और हो सकता है आप मुझे निजी तौर पर नहीं जानते हूं। 6 बार का विधायक हूँ एक बार का मंत्री हूँ। अरे कब, कितने पुराने नेता हैं वो, बहुत पुराने नेता हैं जी। तो एक दूसरी बात सर ये भी है, इनका जो प्रदेशाध्यक्ष है रामपाल माजरा जी हैं, तो उनका भी एक कद रहा है, कदावर नेता रहे हैं, तो वो भी पूरे हरियाणा को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो पहले मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो एक बेनिफिट इनेलो को ये भी है। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं आपको कि इनेलो कोई नई पार्टी थोड़े है। इनेलो के हर गांव में, हर जिले में
वर्कर होते थे, अच्छे खासे स्ट्रोंग वर्कर, सबसे स्ट्रोंग वर्कर ही इनेलो के होते थे। हर जगह पर टिकटार्थी होते थे जो आपको सीट निकाल के दे सकते हैं। ये तो खेल तब हुआ ना पूरा का पूरा। एक तो चौटाला साहब जेल में चले गए, फिर उसके बाद पार्टी दो टूक हो गई, जेजेपी बन गई। तब जाकर बहुत सारे नेताओं ने ये फैसला लिया कि नहीं, अब हमें, अगर ये परिवार अपना राजनीतिक भविष्य तय कर रहा है तो हमें भी अपना राजनीतिक भविष्य तय करने की अधिकार है। और वो लोग भी अपने अपने हिसाब से, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, बहुत सारे कांग्रेस में चले गए। और बीजेपी में जो गए उन्होंने बीजेपी को खूब मजबूती दी, जो कांग्रेस में गए कांग्रेस को खूब मजबूती दी। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जो एक दौर सा मान लें शुरू हुआ है, ये क्रम कितना आगे बढ़ता है। अभय सिंह चौटाला को आप लगातार देखते ही हैं, तो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कुछ ना कुछ वो बोल देते हैं, चाहे वैसे पत्रकारों के बारे में बोलना हो, किसी को भी बारे में बोलना हो। तो पीछे आपने देखा कि एक धरना प्रदर्शन इनेलो की तरफ से किया गया था, तो उन्होंने डीसी को डांट लगाई थी। उसके बाद गोकुल सेतिया सामने आ रहे हैं। गोकुल सेतिया कह रहे हैं कि ये सिरसा का बेटा है। भाई आप ऐसे नहीं कह सकते, उन्होंने बल्कि जाति का भी नाम लिया। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? दो चीज़ें हैं मनदीप जी, दोनों ही नेताओं के बारे में हमें बोलना ज़रूरी है। एक तो जो विधायक जी हैं गोकुल सेतिया जी, उन्होंने डीसी हैं वो जो रोहतक के, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि सिरसा के बेटे नहीं, वो आईएएस हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसी लिहाज से उनकी पहचान है, इसी लिहाज से वो डीसी हैं रोहतक के। और इसी नेक, इसी कद की वजह से, इसी लिहाज से अभय सिंह चौटाला उनको ज्ञापन देने गए थे, ना कि इस वजह से वो गए थे कि जी ये कोई सिरसा का आदमी है उसको जाके मिलाता हूं। तो आप समझिए हमारे देश में पता नहीं क्या चलन चल रहा है। सारी दुनिया ये जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठ रही है और हम कह रहे हैं कि नहीं जी चलो वापिस वो गोल्डन ईरा में चलते हैं। वही क्षेत्रवाद नेताओं के साथ होता था, ये उस क्षेत्र का नेता है, ये उस जाति का नेता है, ये उस धर्म का नेता, नेताओं के ऊपर मोहर लगती थी। ये कमाल हो रहा है कि अब अधिकारियों के ऊपर मोहर लग रही है। क्या अब रोहतक का कोई आदमी कोई शिकायत नहीं कर सकता कि जी नहीं वो तो फिर सिरसा के वाले बुरा मान जाएंगे, मैं शिकायत नहीं कर सकता डीसी साहब से? तो आप समझिए गोकुल सेतिया जी, आप समझिए, आप बिल्कुल सिरसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप वहां के विधायक हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक एरिया, एक सीट के लोगों ने आपको चुन के भेजा है। ये बंदिशें आपके साथ हैं। लेकिन जो आईएएस हैं वो आज रोहतक में है, कल को कहीं और ड्यूटी लग जाएगी, और क्या पता देश के कौन से इलाके में सरकार चाहे तो उनकी ड्यूटी लगा सकती है। तो ये सिरसा वाला टैग लेकर वो कहां कहां घूमेंगे, एक चीज। दूसरी बात, जो अभय चौटाला के साथ बहस हुई है उसमें भी दो राय हैं। एक तो जो अभय चौटाला के स्टाइल को पसंद करने वाले लोग हैं कि भाई ये अच्छी बात है, दबंग नेता है, वो मुंह पे बोल देते हैं, किसी को भी धमका देते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लगती है। लेकिन एक और तबका है, इसके बारे में इनेलो को और अभय चौटाला जी को भी सोचना चाहिए कि व्यवहार, और खासतौर पर सार्वजनिक तौर पर जो व्यवहार हो वो सभ्य होना चाहिए। ये तो डीसी हैं, आपसे कोई छोटा भी है, कोई सफाई कर्मचारी भी है आपके सामने, कोई बच्चा भी है, आप रिस्पेक्ट से जरूर बोलिए। जी और सर बोलने में आप बिल्कुल भी छोटे नहीं होते हैं। आपको कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा इस देश के इतिहास में या दुनिया के इतिहास में जब आपको कोई ये कहे कि यार ये तो सभ्य तरीके से बोलता, बड़ा घटिया आदमी है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। ऐसे आपको लाखों करोड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि यार देखो कितना सभ्य तरीके से बोलता है, कितना अच्छा आदमी है। अगर यहां पर इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की तरफ आपको जाना हो तो एक बिन मांगी सलाह है, आपको उस पक्ष की तरफ जाना चाहिए जो आपको कहे कि नहीं जी व्यवहार बड़ा सभ्य होना चाहिए, क्यों किसी को गलत बोलना। और वैसे भी वो डीसी आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकता जो मांगे आप रखने के लिए वहां पर गए थे। वो एक सरकार के अधिकारी हैं,
उनका काम सिर्फ इतना है, आपने ज्ञापन दिया, वो ले लिया, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो क्यों अपनी जुबान भी खराब करना और क्यों किसी को आलोचना का मौका देना। हो सकता है कि अभय चौटाला के जो समर्थक हैं उन्होंने आज तक उनको ऐसा कहा ही ना हो, जी, लेकिन कह देना चाहिए, ये बिना मांगी सलाह है। ये भी उसका की हिम्मत भी ना हुई हो आज तक। नहीं देखो, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि कम्युनिकेशन है ना, जो आसपास के लोग होते हैं उनसे नेता लोग ना हर तरह की बातें करते हैं, हर तरह की। बाहर आके अगर कोई नेता ये कहता ना कि इस बार हम लोग क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं, वो अपने आसपास की मंडली से साफ तौर पर बात करते हैं कि भाई साहब एक भी सीट नहीं जीत रहे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और लगातार जो ये बातें हुई हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या इनेलो का जो ग्राफ है वो सच में बढ़ रहा है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।